नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। बात करेंगे आज भी बंगाल पर। आज से ठीक 1 महीने पहले, यानी आप कह लें 31 दिन, आज 31वां दिन हो गया, यानी 1 महीने पहले बंगाल में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ और 207 सीटें हासिल करके भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल के 15 साल के सत्ता को बंगाल से उखाड़ के फेंक दिया। आज जरा बात करते हैं कि इन 30 दिनों में शुभेंदु अधिकारी, जो कि बाद में मुख्यमंत्री बने और सरकार चला रहे हैं, आज 1 महीना बीतने को आए, क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी अधिकारी की सरकार के साथ, और इन्हीं 30 दिनों में ममता बनर्जी अपनी तृणमूल कांग्रेस को लेकर कहां खड़ी। तो जैसा मैंने बताया है कि ठीक भाई 5 तारीख को, तो 1 महीने पहले परिवर्तन होता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तब की वो खुद अपनी भवानीपुर वाली सीट 15,000 से ज्यादा वोटों से हार जाती हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण होता है टीएमसी के साथ। संदेश खाली आंदोलन का चेहरा बनी हुई भारतीय उम्मीदवार रेखा पात्रा, वो हिंगलगंज सीट से एक बड़ी जीत दर्ज करती है। इसने टीएमसी की जड़ को हिला दिया। टीएमसी के महिला अपराधों के प्रति उन अपराधियों को बचाने का जो पूरा संस्कार था, उसको हिला दिया। बंगाल चुनाव के हार के बाद भी हम सबने देखा कि कैसे राज्यपाल को अपना इस्तीफा ममता बनर्जी नहीं सौंपने पड़ गई। लेकिन फिर क्या हुआ, गवर्नर ने विधानसभा भंग किया। 15 साल लंबा टीएमसी के शासन का अंत हो गया उस तरह से। बंगाल चुनाव के हार के अगले ही दिन 5 मई को टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली और रणनीतियों पर दबे सुर में बात करना शुरू कर दिया था। ये हार के ठीक अगले दिन टीएमसी के भीतर पुराने दिग्गज टीम अभिषेक के युवा नेता और उसी के साथ जो आईपैक था, उसको हार का जिम्मेदार ठहराया। और इसके बाद ही टीएमसी की आंतरिक कलह सामने आती गई, सड़क पर आती गई। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की ममता बनर्जी ने। कोर कमेटी की एक बैठक बुलाई, लेकिन कई बड़े चेहरों ने खराब सेहत का बहाना किया और बैठक में नहीं आए। टीएमसी के कई निर्वाचित जो नए चुने गए विधायक थे, पूर्व मंत्रियों ने ममता और अभिषेक से दूरी बनानी शुरू की। उसी दिन से ममता बनर्जी की पहली बैठक से ही आपको याद होगा कि 13 विधायक वो लापता हुए थे। जो बैठक 6 तारीख को किया था ममता बनर्जी। लोकसभा और राज्यसभा में टीएमसी के सांसदों के बीच केंद्रीय नेतृत्व को लेकर अविश्वास बढ़ा। काकोली दास ये एक बड़ा उदाहरण है, जो कि अब खुल के आ रही हैं। वो गृह मंत्री से मिल रही हैं। कई सांसदों ने पाला बदलने की सुगबुगाहट शुरू हुई, लेकिन अब तक ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दरवाजा बंद, इसलिए ये हो नहीं पाया। लेकिन काकोली घोष दस्तीदार ने ये शुरुआत पहले ही कर दिया था। टीएमसी के चुनाव हारने के बाद सबसे बड़ा साइड इफेक्ट वो पड़ा कहां, तो मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल, जहां कई स्थानीय टीएमसी नेताओं ने, पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे देने शुरू किए। और इस बीच में फलता विधानसभा का इलेक्शन आया, जहां पर दोबारा चुनाव हो रहे थे। वोटिंग के 2 दिन पहले हम सबको याद है, जहांगीर भाग खड़ा हुआ, उसने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा बहुत बड़ी जीत हासिल की। कालीघाट की जब बैठक हुई, तो ऋतव्रत बनर्जी और एंटली विधायक संदीप साहा ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हम सबको याद हो। इसीलिए मैं ये पॉइंट्स आपको गिना रहा हूं कि इन 30 दिनों में टीएमसी के साथ क्या हुआ। ममता बनर्जी, उन्हें टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखाना ही था, दिखा दिया। फिर आता है टीएमसी का हस्ताक्षर वाला मामला, हस्ताक्षर विवाद। हस्ताक्षर विवाद जब शुरू हुआ तो आरोप लगे कि विधानसभा में स्पीकर को जो दस्तावेज सौंपा गया, जिस पर अभिषेक बनर्जी ने इंडोर्स किया था, उसमें विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें विपक्ष के नेता को लेकर प्रस्ताव था। और फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों को लेकर यही ऋतव्रत और संदीपन ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। इसके आधार पर विधानसभा सचिवालय ने
हेयर स्ट्रीट थाने में बाकायदा इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। ये आप देखिए किस तरीके से लगातार डेवलपमेंट होते गए इन्हीं 30 दिनों के बीच में। और फिर सोनारपुर दौरे के समय अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होता है, वो हम सबने देखा, जिसमें बहुत बार ये भी कहा गया और निकल के भी सामने आया कि वो अभिषेक बनर्जी द्वारा ही प्रायोजित था, लेकिन हमला तो हुआ। बगावत की लहर का ये असर ममता के आवास पर भी दिखाई देना शुरू हुआ। ममता ने एक बार फिर अपने जीते हुए विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन 80 में से केवल 20 ही विधायक पहुंचे और शर्म के मारे ममता बनर्जी पर्याप्त संख्या न होने का बहाना देकर इस बैठक को उनको रद्द भी करना पड़ा। इसके बाद टीएमसी से निष्कासित हुए ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा टीएमसी के विधायकों के साथ इन्होंने नेटवर्क संपर्क साधना शुरू किया। ऐसे में टीएमसी के कुछ विधायक, जिसमें सचिन घोष के घर पर इनकी एक बैठक हुई। टीएमसी के 50 से ज्यादा विधायक कोलकाता के 5 स्टार होटल में ठहरे रुके, जहां पर ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ये इनसे मुलाकात इनकी हुई। टीएमसी के प्रतिनिधि के रूप में 2 विधायक कुंतल और असीम पात्रा इसके बाद विधानसभा पहुंचते हैं, जहां स्पीकर के सचिवालय को उन्होंने चिट्ठी लिखी, जिस पर अभिषेक के हस्ताक्षर थे, लेकिन दोबारा सोमदेव ने विपक्ष का नेता बनाने, नैना और आसिमा को उपनेता और फिरहाद हकीम को चीफ विप बनाने का मांग दोहराई अभिषेक की दस्तखत, लेकिन स्पीकर ने इस सचिवालय के पत्र को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें टेक्निकल त्रुटियां थी। टीएमसी के विधायक 3 जून को सुबह 10 बजे विधानसभा पहुंचते हैं। ऋतुव्रत, संदीपन और उनके सहयोगियों ने 58 विधायकों की लिस्ट, उनकी दस्तखत, ये बाकायदे उन्होंने स्वीकार किया, सौंपा सचिवालय को यानी स्पीकर को। 4 उपनेता, जिसमें जावेद खान, सबीना परवीन, संदीपन और शिवली साहा ये रहे, और अखरुज्जमान को चीफ विप ये बनाया गया। इसके बाद ऋतुव्रत, संदीपन और उनका गुट राज्य सचिवालय नाबाना पहुंचे और इस तरीके से टीएमसी साफ तौर पर 2 धड़ों में बट गई। ये 30 दिन यानी 1 महीना पूरा होते होते हुआ ममता बनर्जी के साथ। अब इन्हीं 30 दिनों में, इसी 1 महीने में शुभेंदु अधिकारी और उनके सरकार के साथ क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी बंगाल का चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने विधायक दल का नेता और सरकार का दावा पेश किया। फिर हमने देखा उनकी ताजपोशी हुई और शुभेंदु अधिकारी अब काम करना शुरू करते हैं। शुभेंदु पहले 5 नेताओं के साथ मंत्री पद की शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री की, और उसके बाद फिर दूसरा कैबिनेट एक्सपेंशन, जिसमें 35 नए मंत्री शामिल होते हैं। और अब शुभेंदु अधिकारी अपने 41 मंत्रियों 41 मंत्रियों की टीम के साथ वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं। अब देखते हैं जरा इन्हीं 30 दिनों में, जब टीएमसी टूट रही थी, बिखर रही थी ममता के हाथ से, शुभेंदु क्या कर रहे थे। शुभेंदु ने कैबिनेट का विस्तार तो कर ही दिया। अब आप सोचिए किस तरीके से स्पेसिफिक लोगों को वहां लगाया जा रहा है काम पे। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, जो मैना सीट से विधायक हुए हैं, अशोक टिंडा, इनको बंगाल के कैबिनेट में शामिल किया और इनको खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। 4 घरों में घरेलू सहायिका यानी रसोईया का काम करने वाली हाउस ग्राम की विधायक कलिता माझी को मंत्री बनाया गया, जो इस सरकार का सबसे चर्चित चेहरा बनी। इसी के साथ टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले ही आ चुके थे कद्दावर नेता, बड़े नेता अर्जुन सिंह, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया। बैरकपुर और जूट मिल बेल्ट को साधने का ये पूरा प्रयास टीएमसी ने शुभेंदु ने किया। शुभेंदु की नई कैबिनेट अगर आप देख लीजिए तो हालांकि ये अच्छा नहीं लगता मेरे लिए, मैं निजी रूप से इन चीजों को नहीं देखता, लेकिन राजनीति में इन्हें देखना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो एक बैलेंस है सभी जातियों, सभी समुदायों को रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें ब्राह्मण, ओबीसी, आदिवासी हों, चाहे मतुआ समुदाय हों, चाहे राजवंशी हों, उनको उनकी आबादी के लिहाज से एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने लॉ एंड ऑर्डर इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए आते ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की सर्जरी करना शुरू किया। चीफ सेक्रेटरी बदला, पुलिस महानिदेशक बदला। इसके अलावा आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के लोग रातों रात, जैसा कि एक चरित्र है, वो घुस न पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में उन अपने कार्यकर्ताओं को सचेत करने के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, न ऊंचे स्तर पर यानी बड़े स्तर पर बड़े नेता, जिसमें भूतपूर्व मंत्री, विधायक, सांसद,
इनकी एंट्री पूरी तरह से रोक रखी, बल्कि बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्राथमिक सदस्यता भी बंद कर रखी। शुभेंदु को कुछ और अगर फैसले देखें तो पहली ही अपनी कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना यानी केंद्र की उन तमाम योजनाओं जिनको रोक के रखा था ममता बनर्जी ने, उसको लागू करने का काम किया। पीएम किसान सम्मान निधि इसको लागू किया। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न और जमीन हड़पने वाले मामले थे, उसके लिए एक एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स वो बना दिया, और जितने भी मामले कोर्ट में हैं उनको दोबारा से रीओपन करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिया। पश्चिम बंगाल की चूंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है तो फेंसिंग के लिए जमीन हम सबको पता है। उसी के साथ साथ जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एरिया है उसको भी केंद्र सरकार को दिया। केंद्र सरकार इसको पहले ही मांग रही थी, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने इसको नहीं दिया। अब ऑपरेशन हिसाब में ममता की जो एक बड़ी योजना थी लक्ष्मी भंडार योजना, उसको बंद किया, क्योंकि उसकी जगह भाजपा ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही कहा था दूसरी योजना। धार्मिक भेदभाव खत्म करा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सभी वर्गों के लिए सबका साथ सबका विकास वाली नीति को यहाँ पर बदला। तमाम ऐसी नियुक्तियां, मौलानाओं मौलवियों की सैलरी, इसको बंद किया। गाय की कुर्बानी और गौ हत्या पर पूरी तरीके से रोक लगाई। शुभेंदु सरकार ने कुर्बानी को भी पब्लिक प्लेस में इस बार नहीं करा होने दिया, ये हम सब ने देखा। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा को रोकने वाली, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो शुभेंदु के पास खुद है, उसके लिए उन्होंने एक एनएसए इन जनरल, कहीं भी कोई पाया जाता है तो एनएसए लगेगा। राज्य पर यानी बंगाल की हालत माली तौर पर बड़ी बिगाड़ के रखी थी, तो भारी कर्ज और खजाने की स्थिति को लेकर एक व्हाइट पेपर ये जारी किया ताकि केंद्र सरकार के साथ बैठ के एक बार फिर से जो फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन का काम है वेस्ट बंगाल का, उसको शुभेंदु ट्रैक कर सके, लेके आए। बंगाल में दशकों से चल रहे जबरन वसूली यानी कट मनी सिंडिकेट राज निर्माण क्षेत्र में इनको समाप्त करने की सुनियोजित योजना, और इसके नतीजे हम सारे देख रहे हैं। बंगाल से जो वीडियो आ रहे हैं जहां कटमनी वापस कर रहे हैं टीएमसी के गुंडे। सीबीआई ईडी को राज्य में जांच करने के लिए जो पिछली सरकार यानी ममता की सरकार ने जनरल कंसेंट, सामान्य सहमति, बार बार कोई कंसेंट मांगने की आवश्यकता नहीं होती राज्य और केंद्र के बीच में, ये लगभग राज्य करके रखते थे, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं करती थी। ईडी के अधिकारियों पर हमले हमने देखे हैं, तो शायद यही वजह थी कि उन्होंने ये परमिशन बार बार सरकार से मांगना पड़ता था। उसको शुभेंदु अधिकारी ने यथास्थिति बहाल कर दी, यानी ईडी, सीबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी बंगाल में अगर कोई कार्रवाई, अपना एक्शन लेना चाहती है तो उसे अब राज्य सरकार से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सीधे जाके अपनी एक्टिविटी कर सकती हैं, अपनी कार्रवाई कर सकती हैं। ये मैंने 30-30 दिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार और सरकार के काम, और ऐसा साफ लगता है कि जो एक अच्छी स्पीड, चाहे अवैध घुसपैठियों को बीनापुल बॉर्डर पर आप देख रहे हैं, बीनापुल बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ को औपचारिक रूप से वापस भेजा जा रहा है। ये एक बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म व्यवस्था है। ये रात के अंधेरे में फेंक देने वाली बात नहीं है। वहां पर बाकायदे कागज चेक हो रहे हैं, यानी बांग्लादेश की सरकार उन्हें पहले अपना नागरिक मान रही है और मांगने के बाद फिर उनको एंट्री दी जा रही है। दोनों तरफ अधिकारी लगे हैं। बीनापुल एक ऐसा बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का जहां पर एक मैनेज्ड सिस्टम काम करता है। वहां पर इमिग्रेशन के विंडोज बने हैं, सुविधाएं बनी हुई हैं। वहां पर जिनको ये पेपर सत्यापित नहीं कर रहा है बांग्लादेश, ऐसे लोगों को वहीं पास बने डिटेंशन कैंप में भी रखा जा रहा है, और जब उनके पेपर सत्यापित हो जाएंगे तो उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये जो सिलसिला औपचारिक रूप से बीनापुल बॉर्डर पे है, ये बेहद महत्वपूर्ण इस मामले में बन जाता है कि अब ये भारत में रह रहे करोड़ों उन घुसपैठियों के निरंतर डिपोर्ट होने का औपचारिक रास्ता खोलता है। और इसमें चाहे बांग्लादेश सरकार जान के, अपनी इच्छा से या विवश होकर सहयोग कर रही है, और यही वजह है कि न कहीं रात में कोई नदियों में ढकेल के भगाया जा रहा है, न इसकी जरूरत पड़ रही है। बाकायदा उन्हें बीनापुल बॉर्डर से बंगाल यानी बांग्लादेश की सरकार स्वीकार कर रही है और अपने घुसपैठियों को वापस ले रही है। 30 दिन शुभेंदु अधिकारी के कामकाज देखिए, डबल इंजन सरकार आने के बाद के कामकाज देखिए, और इन्हीं 30 दिनों में
ममता बनर्जी का अपना प्रारब्ध देखिए, उनकी टूटती पार्टी देखिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी राजनीतिक पार्टी को, किसी संगठन को अपने घर का म मामला समझ लेते हैं, तो परिवारवादी पार्टियों का यही हाल होता है। 30 दिनों में सब कुछ बिखर गया ममता बनर्जी का, और शुभेंदु अधिकारी बंगाल को वापस ट्रैक पर लाने का प्रयास करते हुए बड़ी तेज गति के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, अगर आपको लग रहा हो कि बंगाल के इन 30 दिनों की रिपोर्ट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में ये वीडियो कुछ सार्थक बात रखता है आपके सामने, तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी अपलोड की सूचना आपको मिले, और वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, हमें बताइए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।